नमस्कार विद्यार्थी। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी में आगे देखेंगे। तो इसमें हमने अगले लेक्चर में ये स्वर संधि के बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें हमने स्वर संधि में देखा था हमने कि जैसे दो वर्णों से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वो हमने अगले लेक्चर में सीख लिया था। और बाद में संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी हमने देख लिया कि मेल या समझौता। तो फिर जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तो उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन जो दो वर्णों के मेलने से जो विकार के उत्पन्न होने से होता है उसे संधि के नाम से जाने जाते हैं। और उसमें हमने बहुत सारे शब्द भी देखे थे। हिम प्लस आलय, हिमालय हमने देखा थे। जो अ और आ, अ और प्लस आ था वो आ हो गया था। और हिमालय ऐसा शब्द हमें मिला था। ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे। और इसके बाद हम बात करें तो दो वर्णों के मिलने से जो संयोग होता है और संयोग से जो नया शब्द मिलता है उसे हम यहाँ हमने सीखा था। तो उसमें हमने बहुत सारे शब्द भी वहाँ देखे थे। और जिसे हम तो इसमें हमने आगे बहुत सारे शब्द भी उसमें उसमें हमने संधि के भेद देखे थे। और उसमें तीन प्रकार के भेद हमने देखे थे संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और वहां भी हमने स्वर संधि में भी हमने अभि इष्ट, अभि प्लस इष्ट ऐसे उदाहरण हमने देखे थे। और स्वर संधि के भी हमने 5 प्रकार के बारे में बात की थी, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और ययादि स्वर संधि ऐसी संधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। और बाद में हमने पहली दीर्घ स्वर संधि के बारे में थोड़ा समझा था कि जिसमें हमने अ प्लस आ बराबर हमने देखा था कि अ प्लस अ बराबर आ। उसमें हमने उदाहरण देखे अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव ऐसे उदाहरण देखे थे। अन्य प्लस अन्य, अन्यान्य। और बाद में हमने अ प्लस आ बराबर आ होता है वो भी हमने देखा था। तो ऐसे उदाहरण के द्वारा हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में वो समझ सकते हैं, जो यहाँ हमने उदाहरण के द्वारा हमने देखे थे। और बाद में अ प्लस अ बराबर आ होता है वो हमने बाद में हमने अ के बाद हमने ई का भी हमने देखा था। ई प्लस ह्रस्व ई प्लस बराबर दीर्घ ई। इसमें हमने कवि और इंद्र ऐसा शब्द हमने कविंद्र ऐसा होता है वो हमने देखा था। और बाद में हमने ऊ का, लास्ट में हमने ऊ का देखा था, जिसमें हमने भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व ऐसा शब्द हमने लास्ट में अंत में देखा था। और वहां हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया था। बाद में हम यहाँ से आज आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम दीर्घ स्वर संधि देख रहे हैं उसमें अब हम वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमने यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न किया गया कि प्रयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें यहाँ पहला है संधि कीजिए, जिसमें देखा लिखा गया है कंस प्लस अरि, कंसारी। अ और अ प्लस आ होता है ना, हमने देखा था आगे। तो ये उसी का ही प्रश्न है।
कंस प्लस हरि, कंसारी, ऐसा शब्द हमें मिले। ऐसे दूसरे यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिखा गए हमें, वो सोल्व करते करते रहते हैं। इसमें दूसरा है एक, एक प्लस आनन, तो इसका क्या होगा? एकानन। क्या होगा? एका न न, ऐसा शब्द हमें मिलेगा। सामने ही दूसरा है गिरी प्लस इंद्र। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये ई का है, इसका होगा गिरिंद्र। लेकिन जो दोनों साइड रस्व है, ई प्लस ई, दो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा, तो गिरिंद्र है हमने शब्द मिलेगा। बाद में दूसरा तीसरा शब्द है पारी प्लस इक्षा। क्या है? पारी प्लस इक्षा, तो क्या होगा इसका? पारीक्षा, ऐसा हमें यहाँ रूप मिलेगा। दूसरा है नाड़ी प्लस ईश्वर, तो यहाँ क्या होगा? नाड़ीश्वर, ऐसा रूप हमें मिलेगा। अब ये तो हमने संधि की, अब यहाँ हमें संधि विच्छेद करना है, यानी कि अलग करना है। जो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने वो है संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें पहला है कल्पांत, कल्प प्लस अंत, तो अब इसका क्या होगा? भाषा प्लस भाषांतर, तो क्या होगा? भाषा प्लस अंतर, क्या होगा? भाषांतर। ऐसा दूसरा है विद्यालय, इसका क्या होगा? विद्या प्लस आलय, इति विद्यालय। मुनीषः, ये जो हमने जो ई वाला समझा था स्वर संधि में, वो यहाँ है। यहाँ क्या होगा? मुनि प्लस ईश, मुनीष। ऐसे ही दूसरा यहाँ कृष्णानंद है, से हो हुआ है, तो यहाँ कृष्णानंद में क्या होगा? कृष्ण प्लस आनंद, कृष्णानंद। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रजनीश। अब यहाँ रजनीश जो उदाहरण है हमारे सामने, उसमें थोड़ा ऐसे होगा, रजनी प्लस ईश, रजनीश, ये है हमने शॉर्ट आउट कर लिया। सब जो यहाँ प्रश्न पूछे गए थे हमारे सामने, वो हमने यहाँ उनका जवाब भी दे दिया। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है गुण स्वर संधि। जो हमारे हमने 5 प्रकार देखे थे ना स्वर संधि के, संधि के हमने 5 प्रकार देखे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और ययादि स्वर संधि। इसमें 2 तो हमने देख लिए, कौन? दीर्घ स्वर संधि, वो हमने पहले देख लिया। अब आती है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है, आज हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ दिखाया गया कि निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। अ, आ प्लस ई, ई प्लस ए, ये जो हमारे सामने यहाँ, आप कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको सब शब्द, कौन कौन सा शब्द अ प्लस आ या आ हो और बाद में प्लस, यानी कि उसके बाद के शब्द, बाद में के शब्द में ई प्लस ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, तो क्या होता है? बराबर ए होता है। ये हमारे सामने उदाहरण रखा गया है। जैसे देव, देव व के अंदर अ है, और प्लस इंद्र, इंद्र के अंदर ई है, तो बराबर क्या हुआ? देवेंद्र। यानी कि जो ई जो
पहले शब्द के अंदर देव के अंदर जो अ था और इसके बाद प्लस के अंदर बाद जो इंद्र उसके अंदर ई था, उन दोनों का विकार से, उन दोनों दोनों का मिलने से क्या नया शब्द मिला? ए। और शब्द क्या हुआ? देवेंद्र। ये हमें रूप मिला। यानी कि उदाहरण में व से ए का संयोग होने पर देवेंद्र और दोनों खंडों को मिलने पर देवेंद्र ऐसा रूप हमें मिलता है। तो अ और ई का संयोग होने के कारण ए नया शब्द हमें मिला और उसी के कारण देवेंद्र, दोनों का खंडों का हमने मिलन किया, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र ऐसा हमें रूप मिला। ऐसा इसका उदाहरण भी हमारे सामने बहुत सारे रखे गए। अन्य उदाहरण हमारे सामने है सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ये देवेंद्र के ही तरह है। दूसरा ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वर इच्छा। जीत प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय। उप प्लस इच्छा, उपेक्षा। और तप प्लस ईश्वर, तपेश्वर। ये उदाहरण हमारे, ये पांच जो उदाहरण हमारे सामने है उसे पांचों पांच उदाहरणों में ये अ और ई का ए हुआ है। क्या हुआ है? अ और ई का ए हुआ है, जो हमारे सामने यहाँ दिखाए गए हैं। तो इसी के कारण हमने यहाँ देख रहे हैं कैसे गुण स्वर संधि के अंदर ये जो शब्द हमें मिल रहे हो कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और उदाहरण है हमारे सामने, देख लेते हैं। लोक प्लस ईश। ये जो इससे पहले हमने देखा था वो ह्रस्व ई था, अब यहाँ दीर्घ ई आ गया। तो उसका और इसका ह्रस्व आए या दीर्घ ई आए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ई और अ और ई का जो ए होता था वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें ह्रस्व आए या दीर्घ आए उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें क्या देखना है? अ प्लस ई बराबर ए में सिर्फ इतना देखना है। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं। ये दोनों में से कोई भी आए, ह्रस्व आए या दीर्घ आए, उसका ए होगा। और इसमें भी दो ऑप्शन है, हमने देखा था ना आगे, अ अथवा आ। हमें सिर्फ ए करना है, अ आए या आ आए या ई अथवा ई आए, कोई भी आए उसमें हमें ए रखना है। तो यह दूसरा उदाहरण है हमारे साथ उमा, जो इसके अंदर आ आया। और ईश, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, आ भी दीर्घ है और ई भी दीर्घ है। तो उसमें क्या हुआ? उर्मिलेश, हमें ऐसा शब्द मिला। लंका, जो यहाँ हमारे सामने आ आया और ई आया, यानी कि क्या हुआ? लंकेश्वर। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। तो ऐसे उदाहरणों के द्वारा आप गुण स्वर संधि, इसे क्या बोलते हैं? गुण किया। आप मैथ्स में जो गुणाकार भागाकार करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ गुण स्वर संधि जो हम पढ़ रहे हैं, तो गुण स्वर संधि के अंदर हमने दो शब्दों का मिलने से बीच में उन्हें दोनों शब्दों का गुण किया। अ प्लस अप अथवा आ प्लस ई अथवा ई, उसका गुण क्या हुआ? ए। ये हमने देखा। वैसे ही यहाँ अब आते हैं, ये तो हमने ई का देखा, अब ऊ का, ऊ के ऊपर आते हैं। तो यहाँ हमारे सामने ऊ का उदाहरण है। अ हो या आ हो प्लस ऊ ह्रस्व हो या ऊ दीर्घ हो, तो उसका गुण क्या होगा? ओ होगा। यानी कि अ
अथवा आ प्लस ऊ हो अथवा ऊ हो, उसका क्या होगा, ओ उदाहरण होगा। तो अब हम थोड़ा उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। तो यहाँ हमारे सामने है जैसे वीर, उसके अंदर अ है, प्लस उचित, उचित के अंदर क्या है, पहला शब्द ऊ है, और इसके अंदर वीर र के अंदर क्या है, अ। तो बराबर क्या हुआ, हमने क्या करना, क्या है, हमें गुण करना है ना। तो अ प्लस अ अथवा आ हो प्लस उ अथवा ऊ हो तो क्या होता है, ऊ ओ होता है। तो यहाँ हुआ विरोचित, अ और ऊ का क्या हुआ, हो गया, ओ हो गया, शब्द क्या मिला हमें, विरोचित। अब उदाहरण में र से ओ का संयोग होने पर वीर ओ चित सभी खंडों को मिलने पर विरोचित शब्द हमें मिला, और हमारे सामने यहाँ बताया गया है। तो अन्य उदाहरण भी हमारे सामने यहाँ रखा गया है, हम देख लेते हैं थोड़ा। आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, अ और उ का क्या हुआ, ओ हुआ। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति, अ और उ का ओ हुआ। अक्ष प्लस उहिणी, इसके अंदर दीर्घ ऊ है, फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कहा था ना आगे, उसमें कोई फर्क आएगा नहीं, अक्षोहिणी यह शब्द हमें यहाँ मिला। गंगा प्लस उदक, गंगोदक हमें शब्द नया मिला। वैसे ही तीसरा आता है विद्या प्लस उपार्जन, विद्योपार्जन, और लास्ट गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, ये शब्द हमें मिला। तो वैसे ही आप लोगों को नए नए शब्द इसमें से ढूंढना है, और ऐसे उदाहरण आप लोगों को अपनी जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की, उसमें से आप लोगों को ऐसे नए नए शब्द ढूंढकर अपनी फेयरबुक में सभी के 5-5 शब्द आप लोगों को लिखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अ प्लस अ अथवा आ प्लस रू हो तो क्या होता है। ये तो हमने अ का अ आ प्लस बराबर ई होता है तो क्या हुआ, ऊ होता है तो क्या होता है, वो तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि रू हुआ अगर आए शब्द के अंदर तो क्या होता है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ अ अथवा या आ हो और बाद में प्लस उसके बाद में दूसरे शब्द में रू हो तो क्या होता है, अर होता है। क्या होता है, अ आ प्लस रू, उसका गुण क्या होगा, अर। तो यहाँ उदाहरण है महा प्लस ऋषि, महा के अंदर क्या है, आ है, और ऋषि के अंदर क्या है, रू है। तो और हुआ तो क्या हुआ, महर्षि, ऐसा शब्द हमें हमें शब्द मिला। तो मह के ह से और अ का संयोग होने से महर, महर्षि प्लस र, रेप होने हो जाने पर महर्षि रूप हमें मिला। तो वैसे ही आप जब एक शब्द के अंदर अ अथवा आ है और बाद में उस दूसरे शब्द के अंदर रू अगर है तो उसका अर होगा, उसका गुण क्या होगा, गुण स्वर संधि देख रहे हैं ना, तो उसका अर होगा। तब जो सस्वर व्यंजनों के बीच र रहे तो वह अगले व्यंजन पर रेफ बन जाता है। ऊपर एक उदाहरण में ह और शी के बीच में र है, जो शी पर रेफ बन चुका है। क्या नियम ने क्या कहा हमने कि दोनों साइड हम जानते हैं स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से हो, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन महा उसके अंदर आ है वो एक स्वर है, और ऋषि ही के अंदर जो रू है वो भी एक स्वर है। अगर उसके बीच में र रहे तो व्यंजन पर रेफ हो जाता है। इसीलिए यहाँ महर्षि ऐसा हमें रूप मिल
मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने यहाँ देखा गया रखा गया है। जैसे देव प्लस ऋषि, रू आया देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। और हुआ ना, तीनों में, तीनों शब्दों में अर वो हमें मिलता है। तो आपको सिर्फ यही याद रखवाना कि जब स्वर स्वर व्यंजनों के बीच अगर र रहे तो वह अगले व्यंजन पर रेप बन जाता है। र रहे यानी मतलब कि अब जब हम बोले तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम र इसके बीच में महर्षि हम बोल रहे हैं, तो र इसमें हम बोल सकते हैं। महाऋषि ऐसा बोलिए तो र तो नहीं, रू आएगा, लेकिन महर्षि हम ऐसा बोलेंगे तो उसके अंदर हमें र सुनाई देगा। और के अंदर जो र है वो सुनाई देगा, तो वो रेफ बन जाता है। उसके बाद का जो स्वर व्यंजन होता है उसका रेफ बन जाता है। जो स्वर है उसके बाद में का यहाँ कौन सा स्वर है? महा प्लस ऋषि, रू के बाद कौन सा स्वर है? तो के शी। शी के अंदर ई है, लेकिन वो श तो जो मूर्धन्य श है वो तो व्यंजन है ना, तो उसके ऊपर वो रेफ बन जाता है। इसलिए यहाँ महर्षि ऐसा रूप में मिलता है। तीनों जो उदाहरण हमारे सामने रखे गए तीनों उदाहरण में भी वही वही है। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। तो ऐसे ही आप लोगों को उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर अब आप लोगों को ऐसे नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है। तो यहाँ हमारे सामने पहला प्रश्न है, संधि कीजिए। भुजंग प्लस इंद्र, भुजगेंद्र, यहाँ हमारे सामने रखा गया उदाहरण। अब यहाँ दूसरा है, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। फल प्लस इच्छा, क्या होगा? गुण होगा ना, तो क्या होगा? फलेच्छा। अ और ई का क्या होगा? ए होगा, हमने देखे थे ना। और भुज ग के प्लस उसमें ग और ई का क्या होगा? ए होगा ना, हमने देखा था। तो यहाँ ही वही होगा, कमल प्लस ईश, कमलेश। प्राण प्लस ईश्वर, प्राणेश्वर। उमा प्लस ईश, उमेश। महा प्लस ईश, महेश। उमा प्लस ईश, उमेश हुआ। महा प्लस ईश, महेश। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। सप्त प्लस ऋषि, ये जो आया वो रू वाला है, सप्तर्षि। क्या होगा? अर्थ प्लस उपार्जन, अर्थोपार्जन। मैंने देखा था ना कि जो र है वो व्यंजन पर रेफ बन जाता है, तो यहाँ ज के ऊपर वो रेफ बन गया, उपार्जन। ग्राम प्लस उद्धार, ग्रामोद्धार। नव प्लस उदय, नवोदय। इसके अंदर क्या हुआ है? आप जानते हैं इसके अंदर क्या हुआ है? पर प्लस उपकार, परोपकार, वो होता है, लेकिन वो हम अभी तक वो पढ़े नहीं है। तो ये जो हम देख रहे हैं, जब रेफ नहीं आएगा तो वो होगा, वो हमने आगे पढ़े थे। हम मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ हमने देखा था आत्मपद उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। तो ये जो उदाहरण है हमारे सामने वो सब उसके उदाहरण है, ओ के उदाहरण है। अ प्लस उ का क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो हमने आगे देखा था परोपकार परोपकार। नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा। लंबा प्लस उंदर लंबोदर। महा प्लस उदय महोदय। धारा प्लस उष्ण धारोष्ण। महा प्लस ऋषि महर्षि, और हमने तो देख लिया। और सम प्लस कृति समकृति, क्या होगा उसका, हमने देखा था ये रू वाला उदाहरण। सम प्लस क्रू के अंदर क्या है, रू है, तो उसका अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो है सम प्लस कृति, इसका क्या होगा, संस्कृति होगा। क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा। संस्कृति हुआ, क्या हुआ, तो इसमें सम यानी कि जो म है उसके अंदर कोई स्वर नहीं है, यानी कि वो अकेला है, तो उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और क्रू है, रू के अंदर है, तो क्या हो जाएगा उसका, रू का हमने क्या क्या कहा था, अर हो जाएगा। तो यहाँ अर हुआ, तो संकृति संस्कृति ऐसा हमें रूप मिलेगा। वैसे ही यहाँ बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने रखे गए, वो हमने देख ली। तो अब आज का लेक्चर यहाँ तक हम रख रहे हैं। अगली बार मिलेंगे तब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हम रख रहे हैं। अब आगे मिलेंगे तब यहाँ से आगे और चर्चा करेंगे, और आगे जो हमारी संधि अभी शेष है वो पूरी करेंगे। तो यहाँ जो 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 हमने संधि संधि सीखी उनका उदाहरण आप लोगों को, इसमें से कोई उदाहरण आपको लेना नहीं है, कोई नया उदाहरण, सभी का 5-5 उदाहरण आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है।